बताओ क्या क्वेश्चन था। मैम पूरा क्वेश्चन। अच्छा ये वाला है क्या? टी ऑफ एन, सॉरी, एस इज इक्वल्स टू cardinality of x belongs to naturals such that they lie from 1 to 100, ये वाला। हाँ मैम। मैम इसमें 100 तक है तो फिर 400 कैसे हो सकता है? ये गलत लिखा हुआ है, 1000 आएगा, 1 to 1000 आएगा, क्योंकि जीसीडी पूछा हुआ है x to 1000। मैम मेरा वो भी 64 आ रहा है। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 ऑफ 1000 निकालना है ना, तो 1000 का कैसे आप स्प्लिट करोगे? देखो सबसे आसान तरीका होता है 10 को स्प्लिट करना आता है आपको। आगे से कोई भी क्वेश्चन 10,000 10 100 या 1000 में आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। एक मिनट। 10 इज इक्वल्स टू 2 into 5। 100 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2 और 5 की पावर्स में ही कुछ आएगा। आप देखो 100 कैसे लिखोगे? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 25 विच इज 100। ठीक है। 1000 को कैसे लिखते हैं? 3 जीरोज हैं तो यहाँ से आप याद कर सकते हो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। 10,000 को स्प्लिट करना है तो भी ऐसे हो जाएगा 2 4 इंटू 5⁴। तो ये 5000 क्या होगा? 2 क्यूब इंटू 5 का क्यूब। ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा? 5 निकालना है हमें इसका, तो 5 2 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 क्यूब और 5 क्यूब का मैम जीसीडी 2 1 है। क्यूब प्राइम थोड़ी है। प्राइम नहीं है, मैंने एक दो प्रॉपर्टीज कराई थी, देखो याद करो। 5 of p⁴n क्या होता है? p⁴n माइनस मैम फिर p⁴n। ये दूसरी प्रॉपर्टी तो प्राइम के लिए थी ना। हम उसके इसको उससे करेंगे, मतलब 5 of 2 into 5 of 2 ऐसे करके करेंगे तो अलग आंसर आएगा। सुनो मेरी बात। 5 of mn क्या होगा? 5 of m इंटू 5 of n। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि m और n प्राइम होने चाहिए, m और n को प्राइम होने चाहिए, मतलब जीसीडी इनका 1 होना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो ये 5 of 2 क्यूब का मतलब क्या है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 8 इंटू 125। तो 8 और 125 का जीसीडी अगर 1 है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी से। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी कि नहीं? हाँ मैम। ये करना था। आप उसको प्राइम लेने लग गए इसलिए कंफ्यूज हो गए शायद। ये चीज आ जाएगी। 5 of 8 का पता है आपको 2 क्यूब है और ये 5 क्यूब है, तो अब आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं अब तो। ठीक है। 2 को क्यूब का क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 क्यूब माइनस, वैसे भी इसका शॉर्टकट अगर मैं बताऊँ तो 2 स्क्वायर होता है। 2 के केस में एक पावर कम हो जाती है। और 5 क्यूब का क्या हो जाएगा? 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, तो 4 इंटू समथिंग 100 आ जाएगा, दैट इज 400। ठीक है। क्लियर है? हम स्प्लिट कब करते हैं? जब वो को प्राइम हो। प्राइम से स्प्लिट करने लग जाएंगे फिर तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा स्प्लिट करना कभी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट है कि एम और एन कुछ भी हो सकते हैं, बस उनका जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है। हाँ मैम। कल का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया था। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको वैसे भेज दूंगी, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि उसी प्लेलिस्ट से आपको सब मिलते हैं। 1 1 on 2 जितना भी कल कवर किया था सब क्लियर हो गया सबको? कुछ डाउट हो तो पूछिए, हम आगे स्टार्ट करेंगे। मैम थोड़ा मैम वो 1 1 on 2 फिर से रिपीट कीजिए, मतलब हल्का सा। 1 1 on 2 जी मैम। Zn to Zn बेसिकली हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। वैसे तो हमें 1 1 on 2 चेक करना आता ही है, अब हम Zn to Zn चेक कर रहे हैं कि कोई भी मैपिंग दे रखी है Tx इज इक्वल्स टू Ax, तो वो 1 1 कब होगी और ऑन 2 कब होगी। ठीक है। तो 1 1 के लिए हमने क्या किया था? Tx इज इक्वल्स टू लेट्स से
कोई एग्जांपल से समझते हैं। TZ3 to Z3 या फिर Z4 से Z4। TX इज इक्वल्स टू 2x की अगर बात करें तो क्या ये 1 1 था? नहीं पता, हमें करके देख लेते हैं। 2 इंटू 0 0 आ रहा था, 2 इंटू 1 2 आ रहा था। मैनुअली छोटे एग्जाम्पल के लिए करके देख सकते हो शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 इंटू 2 क्या आ रहा था, फिर से 0, और 2 इंटू 3 क्या आ रहा था, फिर से 2। ठीक है, तो मतलब सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। मतलब एक ऐसा मैप बन रहा है जिसकी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेजेस आ रही हैं। तो दिस इज अ 2 कॉपी मैप, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, 1 1 मैप का क्या मतलब होता है, नाम यहीं से पढ़ा है। 1 1 मैप होता है 1 कॉपी मैप, कि सिंगल ही कॉपी हमें रिजल्ट में मिल रही हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, 2 4 के साथ GCD 1 नहीं रखता था, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 1 करने के लिए TX इज इक्वल्स टू TY जब हम करेंगे तो ये 2 कैंसिल होना चाहिए। मतलब हम 1/2 या 2 इनवर्स को मल्टीप्लाई कर पाए। तो 2 इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा उसके अंदर, 2 का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, Z into GCD Z। मैम GCD ऑफ 2,4 1 होगा तब। उनका GCD क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब वो एग्जिस्ट करेगा। यानी कि GCD ऑफ 2,4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो GCD ऑफ A, N इज इक्वल्स टू 1। मैम हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2 जब इसमें बिलोंग करेगा Z4 में। हाँ एग्जैक्टली, ये भी बोल सकते हैं 1/2 बिलोंग्स टू Z4 होगा। और फिर यहीं से हमने सीखा था, 1 1 से भी पहले हमने सीखा था कि 1/2 बिलोंग्स टू Z4 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ। ऐसे तो ये बिलोंग ही नहीं करता। इफ एंड ओनली इफ 2 और 4 का GCD जो होता है वो 1 को डिवाइड करे। डिवाइड 1 को करेगा। डिवाइड करना या इक्वल टू 1 होना बात एक ही है, क्योंकि सारा काम पॉजिटिव में कर रहे हैं ना। 1 को 2 नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं +-1, लेकिन अब यहाँ पे तो सारा काम हम पॉजिटिव में करेंगे, नॉन नेगेटिव में करेंगे, इसलिए सीधे बोल दिया जाता है 2 और 4 का GCD 1 को डिवाइड करने का मतलब है 2 और 4 का GCD 1 होना चाहिए। और मैम ID भी 1 1 के लिए देखते हैं। ID भी 1 1 के लिए देखते हैं, मतलब हम पीछे देख रहे थे ना कि Z4 इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, वो हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए से समझी नहीं मैं, ID कब बनती है। अच्छा, एक और बात है जो ज़रूरी बात है, वो मैं बताती हूँ, फिर आप पूछना कि Zn कब ID होता है। इसका भी एक डायरेक्ट तरीका है। ये तभी ID होता जब है n n इज प्राइम। प्राइम हो। जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसने पढ़ रखा वो तो जानता है। Zn तभी ID हो सकती है जब n प्राइम होगा। मान लो n प्राइम नहीं है, मान लो Z6 है। अब Z6 की प्रॉब्लम पता है क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट 2 नंबर से मल्टीप्लाई होके आता है, 2 नॉन वंस। मतलब प्राइम कैसे आता है, या तो p इंटू 1 करके आता है या 1 इंटू पी करके आता है, कुछ इस तरीके से आता है। लेकिन वो 2 नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट करके आ जाता है। ठीक है, 6 कैसे जनरेट होता है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अब दोनों नॉन जीरो हैं, लेकिन 6 दे दिया उन्होंने, 6 मीन्स 0, 2 इंटू 3 क्या हो गया, 0। लेकिन प्राइम के केस में क्या होता है, जैसे Z7 की बात मैं अगर करूं तो Z7 में 7 या 14 कैसे आएगा, 14 कैसे आएगा, 2 इंटू 7 करके। अब 7 का मतलब यहाँ पे क्या है, 14 में क्यों कह रही हूँ, देखो 14 इज इक्वल टू 0, और 0 कैसे आ रहा है, मतलब 14 कैसे आ रहा है, 2 इंटू 7 करके। या फिर अगर मैं बोलूँ कि 7 कैसे आ रहा है, 7 तो 0 ही होता है, 1 इंटू 7 करके। अब 7 तो यहाँ पे 0 ही का काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि 14 जब आप अटेन कर रहे हो तो 14 जितने भी तरीकों से लिखा जा सकता है, 2 इंटू 7, 7 इंटू 2, 14 इंटू 1, जितने भी तरीके हैं, लेट मी राइट ऑल द वेज। 14 को आप 14 इंटू 1 लिख सकते हो, 1 इंटू 14 लिख सकते हो, 2 इंटू 7 लिख सकते हो, और 7 इंटू 1 लिख सकते हो। जितने भी ये तरीके हैं सब में कोई ना कोई एक 0 है, क्योंकि 7 और 14 0 का काम कर रहे हैं। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं। Z7 के अंदर जीरोस क्या है, इसकी 7 है, मतलब 0 की क्लास में कौन कौन आता है, 7 0 7 आता है, 14 आता है, 21 आता है, -7 आता है। ठीक है, चीज़ें रिलेट हो पा रही हैं।
तो ये सारे जीरो ही हैं, जीरो की क्लास में है, मतलब जीरो ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर में प्रॉब्लम आती है। प्राइम Z7 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई करके 14 अटेन कर रहे हो या 7 अटेन कर रहे हो, उनमें से एक 7 होगा या 7 का कोई मल्टीपल होगा, और 7 या 7 का कोई मल्टीपल जीरो ही काउंट होगा। तो आईडी की कंडीशन क्या थी, कोई बता सकता है? मैं इतनी देर से ये बातें कर रही हूँ लेकिन आईडी पता ही विदाउट नहीं नॉन है। जीरो डिवाइजर्स। यस, आईडी होती है विदाउट जीरो डिवाइजर, जिसको हम बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर इतनी भयंकर टर्म याद नहीं रखनी है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने की। आईडी का मतलब होता है सिंपल सा ए बी इज जीरो इफ एंड ओनली इफ, या तो ए जीरो या बी जीरो, बस सिंपल इतना ही याद रखो, खत्म। तो 2 इंटू 3 करके 6 आया, 6 आया 2 इंटू 3 करके, ना तो ए जीरो था और ना ही ये जीरो था। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई आईडी वाली, दोनों नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो आ गया, मतलब नॉट एन आईडी, मतलब कंपोजिट वाला कभी भी आईडी नहीं हो सकता। ठीक है, अग्रीड? यस मैम। अब बताओ कोई और डाउट रह गया हो? ऑन टू भी सिमिलर वे में हमने चेक किया था, 1 1 और ऑन टू सिमिलर तरीके से ही होंगे। ऑन टू में क्या था, tx इज इक्वल्स टू ax कर रहे थे, तो ऑन टू में क्या है, ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ax इज इक्वल्स टू y हो जाए, मतलब x इज इक्वल्स टू 1/ay हो जाए। अब x इज इक्वल्स टू 1/y, या फिर मैं बोलूँ कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए सच दैट हम x की वैल्यू निकाल पाए। ऐसा एग्जिस्ट तब करेगा जब हम उस x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, और वो तभी कर पाएंगे जब x को हम इस तरीके से शो कर पाएंगे। और यहाँ पे y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो आप x भी एग्जिस्ट करा के नहीं ला सकते। तो a इनवर्स फिर से वही बात है, आपके Zn में बिलोंग करना चाहिए। तो 1 1 ऑन टू की कंडीशन दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हम Zn टू Zn ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इतना ही है स्कोप में। अगर ये Zn Zm चेंज होंगे, n और m में चेंज होंगे, तो फिर वो आगे मैं करा दूंगी, बाकी इतना है नहीं आपका स्कोप। तो ये डोमेन और कोडोमेन सेम ही चल रही है, इस वजह से हम मैम ऑन टू की सेम कंडीशन चेक कर रहे हैं। Zn टू Zn में आप ये कहना चाह रहे हो कि 1 1 अगर फंक्शन है तो वो ऑन टू भी होगा? क्या मैं गलत कह रही हूँ? बचपन में आपने पढ़ा नहीं है ये, बीएससी में? रिलेट करो, Z3 टू Z3 अगर 1 1 हो गया तो ऑन टू हो जाता है, ये रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है। इसके लिए मतलब सेम डोमेन से, फाइनाइट डोमेन से किसी फाइनाइट कोडोमेन तक कोई भी मैप अगर आप ले रहे हो तो वो मैप 1 1 होता है इफ एंड ओनली इफ वो ऑन टू हो जाए। वही चीज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये फाइनाइट के केस में होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं मैम है 2R में 1 1 हो गया तो आप ऑन टू बोल दोगे। ठीक है, कोई फंक्शन ए टू बी मैंने लिया, ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके ओके ओके, ये सेम नहीं है। सेम नहीं है, ये 1 1 बन जाएगा, 1 2 नहीं बन पाएगा। यस मैम। 1 1 ऑन टू की कंडीशंस भी आपको पता है, वो भी मुझे ज़्यादा उस पर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 1 कब होता है, कंडीशन क्या होती है 1 1 के लिए? जॉय बताओ, ए टू बी, ए और बी पे क्या कंडीशंस होंगी कि ये मैप 1 1 हो जाए? नेसेसरी क्या है? सफिशिएंट नहीं कह रही हूँ, नेसेसरी कंडीशंस पूछ रही हूँ। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी 1 1 होने के लिए? क्लास में हो वन एक ही वन इमेज होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट तक बस, जो नहीं बोलते उनसे बुलवाना चाहती हूँ मैं क्लास में, आप लोग पार्टिसिपेट करो। इंद्रजीत और जॉय, The cardinality of A less equals to cardinality of B. ठीक है। अब जॉय आप बताओ, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होगी? बी नेसेसरी की कंडीशन कार्डिनलिटी ज्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा भी हो सकती है। नो मैम, सॉरी, ए की कार्डिनलिटी बी से ज्यादा भी हो सकती है। और कोई? जॉय से पूछा है वैसे मैंने। जॉय बताओ, आप कहाँ रहते हो? आप, मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना आप तक?
टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया, बताओ मेरी आवाज़ यहाँ बैठ के, मैं कहाँ बैठी हूँ एक कोने पे, आप कहाँ दूसरे कोने पे बैठे हो, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो जवाब दो ना। इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं आपसे, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने। चलो जिसको आता है वो बताओ, ऑन टू के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है सेट्स पे? Order of A greater than equals to B. ऑर्डर मत Cardinality बोलो, of कार्डिनैलिटी बोलो। ऑर्डर ग्रुप में बोलेंगे, आप पहले ग्रुप में चले गए। ऑर्डर ग्रुप का होता है, सेट की कार्डिनैलिटी होती है, ठीक है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी वो पूछ रही थी, मतलब सिंपल जो आप 1 1 ऑन टू पढ़ के आए हो अब तक, वही पूछा था मैंने, कुछ नया नहीं पूछा था। और ऊपर 1 1 के लिए जब कंडीशन लिख दी गई तो नीचे ऑन टू के लिए गेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी जो है आपने बताया नहीं। ओ मैम, हाँ, ऑन टू के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा तो। ऑन टू के लिए इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं, ग्रेटर भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक आप मैप बना लो। नहीं मैम, वो तो फंक्शन ही डिपेंड नहीं होगा। फंक्शन कब जब डिफाइन नहीं होता? जब कार्डिनलिटी वो डोमेन का कोडोमेन से ज्यादा है एलिमेंट। फंक्शन ये लो डिफाइन हो गया फंक्शन, कोई दिक्कत? फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता? फंक्शन सिर्फ एक केस में डिफाइन नहीं होता, जब एक की एक से ज़्यादा इमेज हो। डोंट गेट कंफ्यूज, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो अपनी कंसेप्ट क्लियर कर लो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके। फंक्शन अब इस केस में डिफाइन नहीं है, मैं कुछ ऐसा कर दूं अगर, हाँ मैम, दिस ठीक इज है नॉट अ ठीक है। फंक्शन। मतलब दो की मैम सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक की दो प्री इमेज नहीं हो सकती। यस, हाँ एक दो रिजल्ट कैसे दे सकता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैपिंग, F1 2 भी आ जाएगा, F1 1 भी आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर जुबैर ये लेके चलेगा और तपस ये लेके चलेगा, फिर तो हो गया मैथ्स का बेड़ा पार। दिस इज पॉसिबल इन रिलेशंस, नॉट इन फंक्शंस। फंक्शन बने ही इस बुनियाद पे हैं, द बेस ऑफ फंक्शंस इज, डेफिनेशन क्या कहती है फंक्शंस की, कि एक एलिमेंट की इमेज एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, अगर स्टिल इसमें कोई डाउट रह गया तो आप लोग पढ़ के आओ, 12th क्लास की अपनी बुक उठा सकते हो, ठीक है, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो इंटरनेट पे देखो, 5 मिनट देखने में लगेंगे, ठीक है। आता आपको सब कुछ है, आप कंफ्यूज हो रहे हो बस। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछो, कि आज हमें डायहेड्रल करना है। नो मैम। ठीक है, कोई भी सेट मैम बस लिए अगर, एक हाँ। चीज पूछनी थी मैम। हम्म मतलब क्वेश्चन आता है मैम कभी, मतलब वो रिमाइंडर फाइंड करना है मैम, हम्म वो हमें इसमें पढ़ना है मैम। असल में मैं ये बात बोलना भी चाहती थी, जितना मैं सिलेबस करा रही हूँ ना उतना ही करना। मतलब जो जो मैं करा रही हूँ, अगर नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, नंबर थ्योरी का पोर्शन दे रखा है, हो सकता है दे रखा हो, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं अपलोड किया था मैंने उसका, जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपको उतना ही पढ़ना है। और आप जैसे रिमाइंडर फाइंड करने का क्वेश्चन कह रहे हो, वो जैम में नहीं आता है, जैम में सिर्फ ग्रुप थ्योरी है। रिमाइंडर वगैरह आपकी किसी एमएससी एंट्रेंस में आ सकते हैं या फिर नेट वगैरह में आ सकते हैं, ठीक है। जी मैम। ठीक है, तो ये सेट लेते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ पार्टीशन के बारे में। मतलब पार्टीशन क्या होता है किसी सेट का, जैसे इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स को, मतलब इसके आप कितने सबसेट्स बना सकते हो, कैसे आप सबसेट बनाते हो इसके, जरा ध्यान से देखो। सबसेट से रिलेट करती हूँ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब पावर सेट ऑफ एक्स, आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पे क्या आएंगे, ए बी। कॉमा बी, ठीक है। तो अगर आप ये निकालना चाहते हो कि 1 ऑर्डर वाले, 1 कार्डिनैलिटी वाले कितने सबसेट होंगे, मुझे मनदीप की आदत लग गई, 1 कार्डिनैलिटी वाले कितने सबसेट होंगे, यहाँ पे 2 हैं। 0 कार्डिनैलिटी वाले कितने सबसेट होंगे, यहाँ पे 1 है। और 2 कार्डिनैलिटी के यहाँ पे कितने हैं, ओनली 1। अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है। या फिर रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि आप
दो एलिमेंट्स को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, 2 और 1+1। इसका क्या मतलब है, 2 का मतलब हो गया जैसे था वैसे ही रखा, मतलब a कॉमा b एज इट इज रखा, तो इसके अंदर आपका ये पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। और 1+1 करने का मतलब है a मतलब एक ऐसा सेट बना दिया, मतलब उससे मैं थोड़ा रिलेट कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में देखो ये ऐसा है, एलिमेंट्स हमें सारे ही रखने हैं, ए और बी दोनों रखने हैं, मतलब दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन है इसकी। पावर सेट से पूरी तरीके से रिलेट नहीं होगा, लेकिन मेरा बस आपको समझाने का तरीका था कि इस तरीके से आप ब्रेक डाउन करते हो ना जब सबसेट बनाते हो, तो अब उसको एक बार 1 मिनट के लिए छोड़ो। 2 को हम मतलब दो एलिमेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं एज इट इज रख के, या फिर 1+1 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं a कॉमा b ऐसे करके, ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 3, 2+1 और 1+1+1। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में आता है 1+2, तो 1+2 और 2+1 सेम है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ 3 के अंदर कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशंस आएंगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ABC। टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं। ये टॉपिक आगे ग्रुप थ्योरी में, मतलब कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें काम आएगा, सिमेट्रिक ग्रुप्स, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टच कर रही हूँ यहाँ पे। 3 है तो मतलब तीनों एलिमेंट्स रखने हैं, ठीक है। 2+1 का मतलब दो दो की जोड़ी बनानी है और एक को अलग रख देना, मतलब a b साथ में रखा और c रख दिया। फिर से क्या किया, एक सेट बना लेते हैं, इसको एक कंप्लीट सेट बना लिया हमने। एक और सेट बनेगा ए सी कॉमा बी बना लिया। एक और बन जाएगा, कौन सा बनेगा जरा बताना। दो को इकट्ठा रखना है, एक को अलग रखना है। ए बी BC साथ हो कमा गए, ए A। सी साथ हो गए, बी सी साथ नहीं BC हुए कमा अभी A। तक, ए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन। अब 1+1+1 मतलब तीनों अलग थलग, इसमें कौन से आ जाएंगे, ए अलग बी अलग, सिंगलटन सेट्स, सी अलग, ठीक है। जी मैम। अब देखो, इसको निकालने का एक तरीका है कि 2+1 के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 4 अगर आप करते, 4 एलिमेंट्स का कोई सेट लेते ए बी सी डी, उसमें 4 एलिमेंट्स हो जाते ए बी सी डी, तो 4 3+1 2+2 इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन आती। तो यहाँ पे हल्का सा आइडिया ले लेते हैं, इसके अंदर क्या आता है, ए बी सी डी आ जाता, इसके अंदर ए बी सी कॉमा डी आ जाता, इसके अंदर ए बी डी कॉमा सी इस तरीके से आ जाते हैं। 2+2 में आप कैसे रख रहे होते, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी सारी बन सकती है, ए डी बी सी ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, उसका एक तरीका है, देखो मैं आपको बताती हूँ। 4 के एग्जाम्पल से बताती हूँ, चलो 5 का एग्जाम्पल आपके नोट्स में लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है, ये ब्रेक डाउन तो हम कर ही सकते हैं कि 4 में गया, 3+1 लिख सकते हैं 4 को, मतलब टोटल 4 ही आना चाहिए। 3+1 इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स आएंगे और चौथा एलिमेंट ऐसा मतलब सिंगलटन सेट आएगा। दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, ए बी डी फिर सी, फिर तीसरी रिप्रेजेंटेशन हम रख सकते हैं ए सी डी और बी, इस तरीके से आपको पता ही है, ठीक है। ये 3+1 आया, 2+2 भी हो सकती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। बस ये रखना है कि यहाँ पर लीडिंग जो टर्म है, लीडिंग टर्म हाईएस्ट होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। आगे उसके बाद वाली जो टर्म्स है वो या तो इक्वल, ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि 1+3 सेम, कंफ्यूजन को कम करने के लिए। 1+3 और 3+1 में कोई डिफरेंस नहीं है। 1+3 रखते तो ऐसे रखते बी सी डी, और 3+1 वाली रिप्रेजेंटेशन में भी ये आएगा, तो आपको रेपिटेशन नहीं करना है, इसलिए बात समझ में आई। 2+1+1 कर सकते हो, लेकिन कोई लिख दे 1+2+1 तो दैट इज सेम। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक पैटर्न बना दिया इसको लिखने का कि हाईएस्ट टर्म यहाँ पे आएगी, ताकि आपको ही कंफ्यूजन ना हो। आप इस तरीके से ट्राई करके देखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, रेपिटेशन तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, तो रेपिटेशन नहीं चाहिए और उस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि कब क्या लिखना है, इसके लिए हमने क्या किया, एक तरीका बना दिया लिखने का। ठीक है, अब कोई रिप्रेजेंटेशन बची है 1 + 1 + 1 + 1, बस यही बची है। इसके 5 तरीके हो गए लिखने के। आप सोच सकते हो कि क्या कोई और तरीका हो सकता है 4 को ब्रेक डाउन करने का? अगर आपको मिले तो मुझे बताना, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होंगे। अब मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ मतलब पार्टीशंस इसके कितने बन पाएंगे। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ पार्टीशंस। मैम ये हम सेट का पार्टीशन कर रहे हैं कि नंबर्स का, हाँ, क्योंकि सेट वो का डिफरेंस पार्टीशन होते हैं करें। ना। सेट कुछ भी हो सकता है, जिसमें हो सकता है हॉर्स हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है और बल्ब हो सकता है। सेट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, 3 एलिमेंट्स का सेट है। इस सेट का पार्टीशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं? हॉर्स और एलिफेंट इकट्ठे आ जाए, बल्ब अलग आ जाए, हॉर्स और बल्ब एक साथ आ जाए, एलिफेंट अलग आ जाए, तीनों इकट्ठे आ जाए, तीनों अलग अलग आ जाए। समझ रहे हो? आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, चलो 3 ही बच्चे हैं मान लेते हैं आपकी क्लास में, आपके ग्रुप में। ठीक है, उनका नाम है XYZ। अब हो सकता है ये दोनों दोस्ती कर लें, हो सकता है ये अलग हो जाए, और क्या हो सकता है, इन दोनों की दोस्ती हो जाए, वाई अलग हो जाए, हो सकता है तीनों एक साथ हो, 3 का ग्रुप हो सकता है किसी की किसी से ना बने, किसी की दोस्ती ना हो किसी से। तो समझ रहे हो पार्टीशन क्या है? सेम टाइप, मतलब एक सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अलग कौन सा रहेगा, या अलग अलग सेट्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। मतलब पार्टीशन का मतलब है क्लासेस बना रहे हो आप अलग अलग। बेसिकली क्या होता है, एक्स और वाई अगर दोस्ती कर ली इन दोनों ने, तो इनकी एक अलग क्लास बन जाएगी। ठीक है, आप जैसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रुप बोलते हो, ग्रुपिज्म बोलते हो, जेड अलग हो गया। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, उसको मैंने ब्रैकेट्स में डाल दिया कि एक्स और वाई दोस्त बन गया, जेड अलग हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है सेट्स में। लेकिन जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो बस यहाँ पे 1 2 3 4 आपको दिख रहे होंगे, एक्स वाई जेड की जगह, हॉर्स एलिफेंट बल्ब की जगह। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में ऐसा क्यों है, वो उस सेट पे डिपेंड करता है जिस सेट पे हम ये सब पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। लेकिन पार्टीशन समझ में आना ज़रूरी है। और ये एग्जांपल बेस्ट है कि क्लास में अगर कुछ बच्चे हैं तो बेस्ड ऑन कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में, तो ए बी का फ्रेंड बन जाए, या ए सी का फ्रेंड बन जाए, या ए एफ का फ्रेंड बन जाए, कुछ भी हो सकता है। ऑल द पॉसिबिलिटीज वी आर राइटिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम फाई नहीं आएगा? फाई वाई नहीं आएगा, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं। जो पैटर्न हम लेके चले शुरू से अंत तक, क्या कर रहे हैं हम, 4 के 4 एलिमेंट्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। हमें क्लास में डिवाइड करना है बच्चों को, हमें ये नहीं करना कि बच्चे को क्लास से ही बाहर निकाल देना है। समझ में आई बात? हाँ वी मैम कैन ठीक। नॉट, हाँ, उनको बाहर नहीं निकाल सकते, हमें उन्हीं को लेकर क्लासेस बनानी है। ठीक है, अब क्लास सिंगल सिंगल की भी हो सकती है और चारों इकट्ठे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्लास में कितनी यूनिटी है, सारे ही फ्रेंड्स बन गए एक दूसरे के। तो अब यहाँ पे ये वाला पार्टीशन है, टाइप ऑफ पार्टीशन में हम देख रहे हैं ये वाला पार्टीशन, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप अपने दिमाग में सोचो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, ज़रा बताना। और अब मैं ये करा रही हूँ ना, ये कुछ दिनों बाद, 2 4 लेक्चर्स बाद ये कंटिन्यू होगा ग्रुप थ्योरी में। तो अभी इसको रिवाइज करते रहना, ये नहीं है कि दिमाग से निकल गया जब हम वहाँ ग्रुप थ्योरी कर रहे थे। पार्टीशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली उसका ज़्यादा यूज़ तो वहाँ पे होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, एक एप्लीकेशन भी आपको समझ में आया। वही इसीलिए मैंने आपके क्लास वाले एग्जाम्पल से रिलेट किया, दोस्ती वाले एग्जाम्पल से, कि ज़रूरी क्यों है ये करना। ठीक है, और ग्रुप थ्योरी भी क्यों ज़रूरी हो, तो आप जब करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो 4 में डिवाइड कैसे करेंगे, ABCD पॉसिबिलिटी क्या होगी कि राम श्याम सीता और अपर्णा 4 क्लास में स्टूडेंट्स थे, तो अब चारों की दोस्ती हो गई, तो चारों एक ही सेट में आएंगे, क्या कोई और पॉसिबिलिटी बचेगी? अब आपके 3+1। बस दिमाग में ये खुराफात आ सकती है कि मैं इनको आगे पीछे करके लिख दूं। दैट इज सेम, द सेट इज सेम ना। सेट की आप सेट बना रहे हो आप, तो आगे पीछे एलिमेंट्स तो कर ही सकते हो, तो इट डजेंट मैटर, ये दिस विल बी ओनली यूनिक। इसके साथ आप मतलब उसके साथ आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है इसकी केवल एक पॉसिबिलिटी हुई। ठीक है, 3 + 1 की कितनी पॉसिबिलिटी होंगी?
अभी आपको मैनुअली करा रही हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। 3+1 की कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, जरा सोच के बताओ। 4 पॉसिबिलिटी। 4 होंगी या कम ज्यादा होंगी? कोई और? संजना, आप क्लास में हो? मैम ये वाला हाँ पॉइंट मैम फिर से 4 ही रिपीट होगी। कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ? पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट में 4 ही होंगी। क्या होंगी? एक बार डी अलग हो जाएगा, सिंपल सा, मतलब एकदम ट्रिक से सोचो। एक बार डी अलग हो जाएगा, डी का कोई दोस्त नहीं बना, ए बी सी इकट्ठे हो गए, फिर ए अलग हो गया, बी सी डी इकट्ठे हो गए, ठीक है, बी अलग हो गया, ए सी डी इकट्ठे हो गए, और क्या अलग हो सकता है, सी अलग हो गया, ए बी डी इकट्ठे हो गए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, पता है आपको कि क्या लिखना है यहाँ पे। तो 4 पॉसिबिलिटीज इसकी हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसे करोगे तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, नीचे जाओगे और मुश्किल हो जाएगा, नीचे जाओगे, चलो इसमें तो इजी है, लास्ट वाले में तो इतना मैनुअली देखना पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं आपको 5 6 7 दे दूँ तब तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है इसको? सबसे बढ़िया तरीका एनसीआर से मैम। 4 फैक्टोरियल मैम, 4 शायद वो फैक्टोरियल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 4 रेज पावर 1 4 रेज टू पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। इंटू 1 फैक्टोरियल। इससे तो काम नहीं बनेगा। 4 रेज टू पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। यही है, होता है मैम शायद। तो ऐसे ही है, रुको। 3+1 के लिए ट्राई करते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, 3 अब ये रेज देखो पावर 3 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, अब हमें ये देखना है। ऊपर तो 4 फैक्टोरियल रख दिया क्योंकि 4 के लिए हम काम कर रहे हैं। नीचे देखो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ओनली वन टाइम, एक 3 बार में रेज टू पावर 1, और उसी पावर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 1 रेज पावर 1। फिर मल्टीप्लाई में प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में यस मैम। फिर 1 देखना है, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ओनली वन टाइम, तो 1 रेज टू पावर 1 और उसी पावर का फैक्टोरियल कर दिया। तो ये सॉल्व करोगे 1 1 1, ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 3, दैट इज इक्वल टू 8। क्या चक्कर है? मैम ये एनसीआर नहीं होगा क्या सिंपली? एनसीआर नहीं होगा। 4 रेज टू पावर 1, अच्छा 4 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे। हाँ 4 फैक्टोरियल आएगा, सॉरी 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा। देखो वो लॉजिक आप लगा सकते हैं पर डायरेक्ट नहीं लगेगा। 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1, क्योंकि 1 भी 1 टाइम रिपीट हो रहा था, इंटू 1 फैक्टोरियल। तो अब ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4। और ऊपर हमें क्या करना था, 4 फैक्टोरियल रेज टू पावर, क्योंकि एक ही टाइम रिपीट हो रहा है, इंटू रेज टू पावर 1 इंटू दैट पावर का फैक्टोरियल, दैट इज 1। 2+2 में कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। 2+2 में क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 रेज टू पावर 2 2 फैक्टोरियल रेज टू फैक्टोरियल रेज पावर टू पावर, सॉरी 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 2 इंटू उसी पावर का फैक्टोरियल। और कुछ बचा है नहीं, केवल 2 था, तो बस यहीं तक हमें करना है। तो दिस इज 4 फैक्टोरियल विच इज 24 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ओनली वन टाइम, एक बार यहाँ पे 2 लिख लिया करो। और 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 2 और उसी पावर का फैक्टोरियल, दैट इज, मतलब ये 2 डिविजन्स हो गए यहाँ पे। अगर आपको समझना है तो यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा। पहले 2 के लिए किया, 2 केवल 1 टाइम रिपीट हो रहा था, 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और फिर 1 देखा तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 2 इंटू उसी पावर का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 24
बाय 2 इंटू 2 समथिंग 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये भी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। टोटल कितने बने, प्रोसेस समझ में आया सबको? हाँ मैम। ये टोटल बने 2 6 3 15 बनेंगे, 15 पॉसिबल। मैम सेम कंसेप्ट मैम, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर जब हम सिमेट्री ग्रुप में देखते हैं हाँ, इसीलिए तो वहीं पे यूज होगा, एप्लीकेशन इसका वहीं पे है। लेकिन वहाँ फैक्टोरियल तो नहीं है मैम, फैक्टोरियल नहीं आता है नीचे। हाँ, वहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा, वो बताऊंगी मैं क्यों नहीं आता है। आई थिंक नहीं आता है, सही कह रहे हो। देखेंगे वो जब आएगा तो उसका लॉजिक देखेंगे। लेकिन यहाँ पे और क्या बता रही थी मैं, हाँ अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो सिमेट्रिक ग्रुप में क्वेश्चन आएगा वो सीधे पूछा जाता है एग्जाम में, और हर बार पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत इजी होता है, तो इसको तो करके आना ही है एग्जाम में हमें। तो ये हो गया, ठीक है। 5 के लिए जैसे इसको मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताती हूँ। 2+2 के केसेस कितने हैं, 3। 2+2 में हम बोल रहे हैं कि 3 केसेस बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, ए बी इकट्ठा आ जाए, सी डी आ जाए, ठीक है, सेट बना लेना, ए सी बी डी, और क्या आ सकता है, ए डी बी सी, ठीक है, ये 3 बन जाएंगे। और कोई रह गया, पहले ये पॉसिबिलिटी बन गई, ये पॉसिबिलिटी बन गई, ये पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके देख सकते हो। 5 का एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है नोट्स में, आप देख लेना। जैसे 5 की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, 4+5 बन सकता है, 4+1 बन 4 सकता + है, 1 3 + 2 4+1 3+2 3+1 3 +1, + 1 + 1 ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते आप 2 देखना। + 2 + 1। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कितने बनेंगे, जैसे 2+2+1 बना अगला, फिर 2+1+1 बना। जब आप पहले पहले करते हो तो कंफ्यूजन रहता है कि कितने बनेंगे। 4 के कितने बने, 5। 1 का देखो 1 बन सकता है, 2 के कितने बन सकते हैं, 2 और 1+1। 3 के कितने बने थे, 3 ही बने थे, 2+1 1+1+1। 4 के कितने बने थे, 3+2 5 2+2 2+1+1। तो अच्छा, ये कैसे देखें 5 के कितने बनेंगे, इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। फर्स्ट वाले के तो 1 ही बनेंगे, ठीक है। आगे आने वाले के क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर्स बनेंगे। मतलब 2 के लिए जो पहला प्राइम नंबर है दैट इज 2, 2 बनेंगे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर। 1 के लिए तो 1 आपको पता ही है, ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के लिए पहला प्राइम, 3 के लिए दूसरा प्राइम क्या होता है, ये हो जाता है। तो 4 के लिए नेक्स्ट प्राइम क्या है, 3 से नेक्स्ट प्राइम 7 5 सॉरी 5। तो 4 के केस में 5 बनेंगे, और 5 के केस में कितने बन जाएंगे, नेक्स्ट प्राइम 7। इसका मतलब 6 के केस में कितने बनेंगे, 11 बनेंगे, ठीक है। 6 के लिए कभी आपसे जनरली नहीं पूछा जाएगा, मतलब अगर पूछा भी जाएगा तो 6 के लिए मैक्स टू मैक्स पूछा जा सकता है, और कंप्लीट नहीं पूछा जाता। वो तरीका होता है पूछने का कि आपको ये नहीं है कि 11 केसेस बनाने पड़ेंगे, इतना भी काम नहीं करवाएंगे आपसे, नहीं तो मैम। बना 6 के 11 कैसे मैम? 6 के 11 कैसे हैं, नेक्स्ट प्राइम है ना ये फॉर्मूला आपका काम करता है, 6 या 7 तक काम करता है। 6 7, इससे आगे आपको जाना नहीं है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा होता है, 11 होता है ना। अच्छा 7 के बाद 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम देखते जाना है आपको। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे थोड़ा सा नया टॉपिक देखेंगे। कल में आज में कहीं पे भी कोई डाउट रह गया? नो मैम।
थ्योरी साथ में ही पढ़ते हैं, तो इसके टेस्ट भी लूँगी मैं, ये आपका साथ साथ प्रिपेयर होता है। आज इंटीग्रल की क्लास हुई थी? नो मैम। कल हुई थी? कल तो यस। हाँ, कल हुई थी। अगर मैं इस क्लास को आफ्टरनून में रख लूँ, मुझे लगता है ये लेट हो जाता है। चलो अभी 1-2 दिन तो इसी टाइम को देखते हैं। कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, आपका टेस्ट है मैट्रिसेस वाले पोर्शन का, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है इंटीग्रल का, वो भी टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं सब कुछ ग्रुप में, ठीक है। लेकिन कल क्लास नहीं है, उससे नेक्स्ट डे क्लास होगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मनदीप, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। क्या बात है, नींद आने लग गई? नो मैम। एग्जाम कैसा हुआ है स्टेट का? अच्छा हुआ मैम। अच्छा हुआ, चलो सबका अच्छा हुआ है जिससे पूछ रही हूँ। मैम पास हो जाएगा तो पोस्ट तो आती नहीं, 3 बार पहले क्लियर करके बैठे हैं, उसका फायदा क्या बार बार देने का। ये स्टेट पीजीटी का था? मैम मेरा टीजीटी का था। ये टीजीटी का था। पीजीटी का क्लियर है आपका? पीजीटी वाला तो मास्टर चाहिए, एमएससी नहीं है मेरे पास अभी। हाँ। चलो ले लो जल्दी से एमएससी। एमएससी बुला रही है आपको, कह रही है मुझे लो आके, मैं बेचैन बैठी हूँ, डिग्री वेट कर रही है आपका। यस मैम। चलो, आई होप आईआईटी से हो आपका एमएससी, ठीक है। काश काश। डोंट बी काश काश नहीं, मेहनत करो उसके लिए। काश तो करो ही ऑब्वियसली, लेकिन मेहनत भी करो, तभी मिलेगी आईआईटी। चलो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो कुछ सेट से आगे बढ़ के बात हो रही है। एक सेट होना चाहिए आपके पास, एक नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट पे तो क्या ही करोगे, है ना। तो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस पर कुछ ऑपरेशंस होने चाहिए, कुछ डिफाइंड ऑपरेशंस हैं वो होने चाहिए, प्लस कोई भी सेट इन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइप की एक्सियम्स बोल सकते हैं, या फिर कुछ सेट ऑफ आइडेंटिटीज सेटिस्फाई करे, ठीक है। जैसे हमने फील्ड पढ़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा सुना होगा किसी ने फील्ड के बारे में। फील्ड के अंदर क्या होता है, एक सेट दिया जाता है आपको, उसके ऊपर 2 ऑपरेशन देने पड़ते हैं। ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट स्ट्रक्चर। तो अभी मैं एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल आपको बता रही हूँ, दैट इज फील्ड। यानी कि एक सेट, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस और उसके एलिमेंट्स उन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कुछ खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, दैट इज नॉन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फील्ड के जो भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब फील्ड के एलिमेंट्स ए बी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज जैसे 11 प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करके दी गई हैं, उनको थोड़ा सा सम अप करके बता देती हूँ। चलो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप क्या होता है, क्योंकि फील्ड समझने के लिए आपको ग्रुप आना चाहिए, तो मुझे ग्रुप बताना ही पड़ेगा। द मोस्ट अवेटेड जिसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, उसको हमें पढ़ ही लेना चाहिए अब। तो ग्रुप क्या होता है वैसे? ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सेट होता है और एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। जी, नॉर्मली किसी भी जनरल ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं, जी स्टार इज अ ग्रुप। और फिर से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो इसके एलिमेंट्स होंगे कुछ a, b बिलोंग्स टू g, जो कुछ खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे इस स्टार के रिस्पेक्ट में कुछ खास प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a और b को ऑपरेट किया जाए, a g में था और b भी g में था, ऑपरेट करने के बाद भी वो g में रहना चाहिए। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जी में ही रहेगा ऑपरेट करने के बाद, ऐसा नहीं होता।
नेचुरल नंबर्स का अगर एग्जांपल लें अंडर सब्ट्रैक्शन, तो 2 भी नेचुरल था और 3 भी नेचुरल था, लेकिन जब हमने इनको माइनस किया तो एक नेचुरल नहीं आया, ठीक है। या फिर 2 किया -2 किया, एक नेचुरल नहीं आया। दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो ये अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब इसका होना ज़रूरी है, कोई ऐसी नहीं है कि बस होल्ड हो जाती है हमेशा, इतना आसान नहीं है क्लोजर होल्ड होना, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके बारे में मैं अभी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी बताऊंगी, पर अभी हम इसको क्लोजर की तरह समझेंगे, मतलब इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। ये क्या बोलती है कि दो एलिमेंट्स को अगर हम ऑपरेट करें ए और बी को, और फिर उसको सी के साथ ऑपरेट करें, और बी और सी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें और फिर उसको ए के साथ ऑपरेट करें, तो ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं ये सेम आने चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये सेम होने चाहिए, ठीक है। स्टार स्टार ही है ये हर जगह, थोड़ा सा मैंने लिखने में गड़बड़ कर दिया। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 2 - 3 - 5, क्या ये एग्जाम्पल काम करेगा? और 2 - 3 - 5, हाँ। तो जैसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, इसी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। 2 - 3 - 5 और 2 - 3 - 5, तो इस केस में तो आंसर क्या आ जाएगा? -2, 2 - -2, ये क्या आ गया? 4 आ गया। और इस केस में क्या आ जाएगा? -1 - 5, तो दैट इज -6। क्या ये इक्वल आ रहे हैं? नहीं इक्वल आ रहे। तो मतलब ये भी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि इजीली होल्ड हो जाती है, इसको होल्ड करने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत लगती है, ठीक है। तो क्लोजर होल्ड हो जाए, एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाए, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, और ग्रुप इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स, दिस इज ट्रू, शुड बी ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, क्लोजर होल्ड हो जाए सभी ए बी के लिए, एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड हो जाए सभी के लिए, आइडेंटिटी हो जाए उसके पास। आइडेंटिटी क्या बोलती है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए ग्रुप में, जिसको मैं ई से डिनोट कर रही हूँ, सच दैट उस एलिमेंट को ई पे ऑपरेट करें, या मतलब आगे पीछे करके ऑपरेट करें, वो आपको आंसर दे, मतलब उसको ऑपरेट करना ना करना एक ही बराबर हो जाए। जैसे कि आपको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 2 मिलता है, ठीक है। या फिर आप 2 में 0 ऐड करोगे तो आपको 2 ही मिल जाता है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी का काम कौन करता है? 0। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी का काम कौन करता है? 1, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को? जिन्होंने पढ़ा है वो तो कुछ आगे की ही सोच रहे होंगे। किसको ये नई चीज़ें लग रही, किसी ने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो? संजना, आपको, आपने पढ़ा है? यस मैम, पढ़ा है। ठीक है, ग्रुप की डेफिनेशन तो सबने पढ़ी हुई है। इनवर्स में क्या होता है, कोई बताएगा? फॉर A ऑल ए स्टार बिलोंग्स टू जी, हाँ, हर एक ए के लिए A स्टार B ए इनवर्स मिल जाए, या फिर बी मिल जाए, बी लिख देती हूँ मैं, बी बिलोंग्स टू जी मिले सच दैट ए स्टार बी, बोलो, is equal to E। इज इक्वल्स टू ई हो जाए, या फिर बी स्टार ए करें तो भी वो मतलब कम्यूट करे। ये जो खास एलिमेंट बी है ये ए के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे, ठीक है। कौन सा अंडर एडिशन बोल सकते हैं ऐसा एलिमेंट होता है? जैसे 2 का मुझे निकालना है या 3 का मुझे इन्वर्स निकालना है, अंडर एडिशन किसी भी नेगेटिव सेट में, किसी भी सेट में निकालना है। हर सेट में एग्जिस्ट करेगा क्या ये ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नेचुरल्स के सेट में अंडर एडिशन अगर मैं लूँ 2 में क्या ऐसा कोई एलिमेंट ऐड नेचुरल नंबर कर सकती हूँ कि मुझे वापस 2 मिल जाए? नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो कभी भी पॉसिबल नहीं कि ऐसा कोई n मिले। अंडर एडिशन आप जानते हो कि ऐसा एलिमेंट सिर्फ उसका नेगेटिव हो सकता है, और नेचुरल्स में नेगेटिव होते नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, इन्वर्स नहीं मिलता नेचुरल्स में। क्या आइडेंटिटी मिलती है नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन में? नो मैम।
नहीं नहीं मैम। मिलती। 2 + 0 शुड बी 2 एडिटिव आइडेंटिटी के केस में, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, समझ गए आप। चलो ये बताओ अब, अगर इसको याद रखना है कि ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो एक शॉर्टकट जो मैंने अपने लिए बनाया था, मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, CAII बोलती थी मैं इसको, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। वैसे ग्रुप की प्रॉपर्टी एक बार याद हो जाए तो आप कभी नहीं भूलते हो, क्योंकि बहुत ईजी सा होता है ग्रुप स्ट्रक्चर। तो CAII, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। कभी चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी है दिमाग में नहीं आए तो इसको याद कर लो। मुझे ये बताओ क्या ये ग्रुप बनाता है, ये बताओ क्या ये नहीं ग्रुप मैम, बनाता है, बताते चले जाना, मतलब अभी लिख के रख लो जेड कि प्लस कौन बनाता कौन है। से बनाते हैं, एक एक करके मैं पूछूंगी, ठीक है। अभी बोलना नहीं है। मैम 2 बार लिखा आपने Z+। हो जाता है कभी कभी। लो, अब तो नहीं बनाएगा। अच्छा एक मैट्रिक्स का भी दे दूं क्या, M×N, N×N मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, देख लेना। बताओ, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। जॉय बताओ, फर्स्ट वाला ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। नहीं मैम। नहीं बनाएगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे। मैम अभी जो पहले बताया था -2 नहीं है। इनवर्स -2 नहीं है। -2 तो देखना ही नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो आप कि नहीं, पढ़ाई इसके अलावा तो चलो करो ही मत, छोड़ दो उसको। अभी क्लास में जो हो रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है, इसका मतलब -2 हमें देखना ही नहीं है। हमें इसकी आइडेंटिटी पहले निकालो क्या होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं, चलो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या क्लोजर होल्ड करती है, मनदीप। यस मैम। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो एक नेचुरल नंबर ही निकलना चाहिए, क्या निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ये तो जनरल सी बातें हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दो नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे नेचुरली मिलेगा, और क्या ही मिल सकता है, नेगेटिव में थोड़ी आ जाएगा, जीरो थोड़ी आ जाएगा। तो क्लोजर होल्ड कर गई। तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। क्लोजर होल्ड कर जा रही है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसोसिएटिव भी होल्ड कर रहा है। आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहे हैं, यस हाँ मैम। मैम। ये भी कर रहा है, ठीक है। जॉय ध्यान से देखो, अब इन्वर्स की बात करोगे तो इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन पहले तो आप निकालोगे, ऐसा मत अज्यूम कर लो कि इसकी आइडेंटिटी 1 है। कोई भी नेचुरल नंबर लिया उसको किसी अदर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके ए ही आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मान लो यहाँ पे 5 लिया होता तो आपको समझ में आ ही रहा है ई क्या होना चाहिए था, मतलब इसे कट मत करो, ठीक है। लेकिन ई क्या होता है यहाँ पे, ई 1 ही ले सकते हो, इसके अलावा क्या ही ले सकते हो कि मल्टीप्लाई भी करते हैं 5 से और 5 ही रिजल्ट में आए। तो कहने का मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे 1 थी, लेकिन इन्वर्स निकल रहा था क्या हर एलिमेंट का। 5 का इन्वर्स क्या होना चाहिए था कि आपको रिजल्ट में 1 मिल जाता। ऑब्वियसली 5 का इन्वर्स मतलब यहाँ पे 1/5 होना चाहिए था, पर 1/5 तो बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब फटाफट ये वाला बताओ, जॉय आप बताओ कि इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है जेड अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। हाँ मैम। एसोसिएटिव, हाँ मैम। आइडेंटिटी, हाँ। क्या है आइडेंटिटी, प्लस से रेस्पेक्ट में मैम 0। 0 और उसके अंदर 0 आ रहा है, ठीक है।
इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स नेगेटिव मैम। वो भी आएगा। हाँ मैम। तो ये ग्रुप बन गया, ठीक है। थर्ड वाला बताओ, इंद्रजीत आप बताओ, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? नो मैम, क्लोजर, हाँ, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लोजर करेगा, एसोसिएटिव करेगा, आइडेंटिटी करेगी। आइडेंटिटी भी नहीं होगा ना। आइडेंटिटी इसकी होती है अंडर एडिशन जीरो। जीरो इसके अंदर है नहीं, क्योंकि मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिया है, मतलब मैंने नेचुरली तो ले लिए हैं दोबारा से। तो आइडेंटिटी भी नहीं है और इनवर्स भी नहीं है। आइडेंटिटी जीरो होती, इनवर्स नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो भी नहीं है। तो दिस इज नॉट अ ग्रुप। फोर्थ बताओ। और तपस नो मैम। नहीं है, क्यों नहीं है? मैम तपस तो इसका इनवर्स लॉजिक बताओ। इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे 2 × 1/2 तो नहीं एग्जिस्ट करता है ना। 1/2 एग्जिस्ट नहीं करता। और कोई प्रॉब्लम है इसके साथ? नहीं मैम। क्लोजर एसोसिएटिव, क्लोजर है, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, यस, आइडेंटिटी है, हाँ मैम, यस, आइडेंटिटी है 1। हाँ, एक जीरो भी इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ हाँ। वैसे वो इनवर्स जीरो के का साथ ही इनवर्स। प्रॉब्लम करेगा। और कहीं एक सेकंड, जीरो, हाँ ठीक है। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएंगे, बस वो इनवर्स रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट बताओ मनदीप। नहीं होगा मैम। नहीं होगा? नो मैम। क्यों नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है? इनवर्स। अब होगा? यस मैम। यस मैम। ये हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स नहीं होल्ड कर रहा था। इनवर्स में क्या प्रॉब्लम थी? अगर 5 देखें तो रैशनल फाइव आता वन था बाय मैं, फाइव। तो वो तो रैशनल नंबर आता। 5 का इनवर्स 1/5 है, बिलोंग कर रहा है हमारे ग्रुप से, हो जाएगा, ठीक है। और वो जीरो वाली प्रॉब्लम भी हट गई, क्योंकि जीरो का इनवर्स तो कभी एग्जिस्ट ना करता, तो जीरो भी हटा दिया मैंने, ठीक है। नेगेटिव्स की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ग्रुप बन जाएगा। 8th बताओ संजना। 8th नहीं, नंबर 7। होगा मैम। बन जाएगा। 7 होगा मैम, 8 नहीं होगा। 7 होगा, 8 नहीं होगा। 8 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा। ठीक है, 8 क्यों नहीं होगा पहले ये बताओ, फिर 6 का बताना। जीरो का इनवर्स नहीं है। हाँ। जीरो का इनवर्स नहीं है, ठीक है। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी सब कुछ था, इसमें जीरो प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। अगर मैं आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन पूछ लूँ, आर स्टार का मतलब क्या होता है? R-0, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हटा दिया, बस सारी प्रॉब्लम हो गई, तो ये बन जाएगा। अब 6 क्यों नहीं बन रहा, फटाफट बताओ। मैम कुछ मैम ऐसे इसमें मैट्रिसेस सिंगुलर भी हैं। मैट्रिक्स भी होंगी। हाँ, इसमें सिंगुलर इनवर्स नहीं मैट्रिसेस एग्जिस्ट भी हैं होगा। सिंगुलर मैट्रिसेस भी होंगी, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। हाँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर का बात कर रहे हैं, तो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मुझे ये बताना, होमवर्क है आपका, और इसका मैं असाइनमेंट भी दूंगी, कल दे दूंगी इसका असाइनमेंट। एक ग्रुप डिफाइन कर रही हूँ, लिख लो, नोट कर लो, तो करके आना है। जो नहीं करके आएगा वो फिर उसको इंस्टेंटली बताना पड़ेगा, और फिर गलत जवाब दिया तो वो फंसेगा। इसमें एक ऑपरेशन है, डिफाइन किया गया है, ABCD बिलोंग्स टू R स्टार का मतलब है नॉन ज़ीरो, ठीक है। अगर किसी को जवाब आता भी है तो अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों को भी करने का मौका देना। मैट्रिक्स मतलब जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है, G अंडर क्रॉस, तो जो क्रॉस डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि
मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लूँ, तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो इस तरीके से है। ठीक है, अब ये बताना है आपको कि क्या ये ग्रुप बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, और इसमें केसेस बना देती हूँ मैं। चलो यहाँ पे मैंने ये सेट ले लिया S, इसमें 4 क्वेश्चन बना देती हूँ मैं। पहले केस में S इज इक्वल टू इंटीजर्स, दूसरे केस में S इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तीसरे केस में S इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रैशनल्स, चौथे केस में S इज इक्वल्स टू रियल्स। ठीक है, चारों केसेस में बताना है ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चारों में नहीं बन रहा है या चारों में बन रहा है, क्या है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, वो अपना ऑपरेशन डिफाइन करके देंगे और पूछेंगे कि ग्रुप बन रहा है कि नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? आंसर तो आपको कल क्लियर करना है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि हम पूछ। यस मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ग्रुप के बारे में हमने चीज़ें देख ली, उससे पहले आपको एक और चीज़ कराना चाहती हूँ। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हमें समझ में आ गया। एक चीज़ होती है बाइनरी ऑपरेशन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्या होता था बाइनरी ऑपरेशन, किसी A क्रॉस B से A क्रॉस A लेंगे ना। हाँ मैम, सेम सेट होगा, A क्रॉस A से A। A क्रॉस A से A, इससे 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं ना, और वो उसी में बिलोंग कर जाता है, यही होता है ना। यस मैम। F ऑफ A1 कॉमा A2, जो भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं, सेम सेट से ही एलिमेंट्स हैं, ये जो भी आएगा निकल के, मान लो A आता है तो वो A में ही बिलोंग करना चाहिए। मतलब बाइनरी ऑपरेशन को मैं इससे डिनोट कर सकती हूँ, मान लो मैं स्मॉल o से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो A1 और A2 ऑपरेट होते हैं, तो जो एलिमेंट निकल के आता है वो भी A में ही बिलोंग करना चाहिए। ये आपको कैसा लग रहा है देखने में? क्लोजर प्रॉपर्टी जैसा। तो बाइनरी ऑपरेशन बना ही इस बेस पे है। आप ऐसे बोल सकते हो, देखो जब भी कभी भी किसी ने आपको ग्रुप डिफाइन करके दिया हुआ है तो वो ये बोल देंगे स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, फिर उसके साथ ये 3 प्रॉपर्टी देंगे। इस अगर इतना बोल दिया तो इसका मतलब क्लोजर तो होल्ड कर ही गई। ठीक है, बाकी 2, 3, 4 प्रॉपर्टी आपसे पूछेंगे या दे देंगे कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G एंड इट्स प्रॉपर्टी इसकी एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स होल्ड करती है। तो अब आगे की कहानी आपको बतानी होगी, मतलब जो भी आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्लोजर को रिप्लेस कर सकते हो बाइनरी ऑपरेशन वर्ड से। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो 2 एलिमेंट्स पर ऑपरेट होता है, तीसरा एलिमेंट उससे निकल कर आता है, वो तीसरा एलिमेंट भी उसी सेट में आता है और सारा काम A पे ही होता है। ठीक है, बीच में एक होमोमॉर्फिज्म की आपको डेफिनेशन मिलेगी, उसको अभी करने की ज़रूरत नहीं, मैं जितना करा रही हूँ नोट्स में अगर बीच बीच में कुछ मिलता है उसको अभी इग्नोर करो, जितना करा रही हूँ उतना करना है। ठीक है, संजना समझ में आ रहा है ग्रुप? अभी तो बेसिक ही चल रहा है। अब हम देखते हैं एक और चीज़ देखनी है मैं आज, एक इंटरेस्टिंग वाली। जैसे हमने कल फाइयन देखा था और ये देखा था कि सम ऑफ, मतलब एक फंक्शन डिफाइन किया था हमने। फाइयन क्या था? कार्डिनैलिटी ऑफ ऑल दोज नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू n। इसको हमने Tn का नाम दे दिया था एक्चुअली। सच दैट GCD ऑफ x, n इज
1, राइट? यही था? कुछ नहीं अलग मैम, बताना। नहीं था ये? ये तो फाइन है क्या कह रहे हो? मैम। आपने तो ये तो टी एन लिखा है, ये तो फाइन है, वो हाँ तो कार्डिनलिटी दिया है। ठीक है, ठीक है। मैंने कल ऐसे ही डिफाइन किया था ना फंक्शन, इसी को फाइन बाद में बोला था। फाइन इज द कार्डिनलिटी वाला सेट ना, इसको मैंने फाइन बोल दिया था बाद में। फाइन टी एन एक ही थे। तो इस कार्डिनलिटी वाले सेट के अंदर जो एक सेट पड़ा हुआ है ना, इसका एक अलग से नाम है। मतलब ये वाला जो सेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूएन। जिस सेट की हम कार्डिनलिटी निकाल रहे हैं, उस सेट को भी हमने एक नया नाम दिया है, क्योंकि वो सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप थ्योरी में ये सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप U5 की बात करें, U5 क्या आएगा? U5 की बात करो ही मत, U8 की बात करते हैं। 8 के साथ कौन कौन से हमें GCD 1 देते हैं? 1 देता है 1 3 3 5 5 7। 7। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ग्रुप वाला देखते हैं हम। ये सेट जो होता है, अब सेट तो बन गया, इस पे ऑपरेशन क्या होता है? U8 अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन हो गया, लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मैम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 होगा ना? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 होगा। आप लोग बड़े एडवांस हो, आपको पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं ही पढ़ लूँगी आप लोगों से। ठीक है, नो मैम, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑपरेशन की अब जो सिग्निफिकेंस है वो आपको अभी समझ में आएगी। एक होती है कंपोजिशन टेबल। जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब हम ग्रुप्स पढ़ते हैं, फाइनाइट ग्रुप्स, तो कंपोजिशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो मैसेज कर रहा है क्या? क्या मैसेज करते रहते हो आप लोग? तपस ने कोई स्माइली भेजी जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। खैर, 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब कंपोजिशन टेबल आपकी कैसे हेल्प करती है, इस बारे में बात करते हैं। मैंने आपको अभी तक जितने भी ग्रुप्स बताए, क्या वो फाइनाइट थे? नहीं थे ना, अभी तक तो कोई भी फाइनाइट नहीं था। मैंने आपको एक ZN सेट बताया हुआ है। ZN को भी हम ग्रुप वाले वे में स्टडी करेंगे कि वो एक सेट जो था, क्या वो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मैंने बताया था ZN, क्या ZN इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है कि नहीं? अच्छा, मॉड्यूलो ऑपरेशन का किसी को भी आइडिया है कि क्या होते हैं? मतलब किसी को ऐसा हो, किसी को आइडिया ना हो, वो बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ, आप लोग तो बोलने में शर्माते हो। तो मॉड्यूलो 8 ऑपरेशन क्या होता है? आप दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मान लो कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, 5 3 जा 15 ले लिया हमने। 15 को 8 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 5 इंटू 3, किस पे? 5 इंटू 3/8। इसका कुछ नोटेशन होता है, मुझे याद नहीं क्या नोटेशन होता है। 5 इंटू 3 को 8 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर आंसर में हम लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, वो रिमाइंडर हम आंसर में लिखेंगे। तो 5 इंटू 3 15 होता है, 8 से डिवाइड करने पर 7 आएगा। तो 5 इंटू 3 का मतलब 7 है। ठीक है, तो अगर मैं 5 और 3 की मल्टीप्लिकेशन लिखूँ यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर हुई? अच्छा, 1 इंटू एनी थिंग करेंगे तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। मॉड्यूलो 8 करके देख लेना चाहे, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, 5 मॉड्यूलो 8। 5 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, 5 छोटा है तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर वो क्या दे देगा? सीधे 5 ही दे देगा। इस तरीके से 7 आ जाएगा, 3 5 7। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 क्या आएगा, बताओ ज़रा। 3 इंटू 3 क्या होता है? 3 इंटू 3 नहीं करना है, 3 इंटू मॉड्यूलो 8 3 करना है, तो दैट इज 9। 9 को 8 से डिवाइड करने पर क्या आता है? 1 आता है। तो 3 इंटू 3 इज 1। 3 इंटू 5,
अब ये टेबल मैं क्यों बना रही हूँ उसको बोला जाता है कंपोजिशन टेबल, शायद जो भी बोला जाता है इसको। इस टेबल की हेल्प से आप क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब कुछ चेक कर सकते हो। क्योंकि ऐसा फाइनाइट ग्रुप अगर आपको दे दिया वियर्ड से ऑपरेशन के साथ, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते वो कि वो ग्रुप है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से टेबल बना के चेक करोगे, वो मैं चेक करने का तरीका आपको बताऊंगी, तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 क्या आ जाएगा 15। अभी 15 का मैंने मतलब आपको बताया था 7। ये क्या हो गया 3 इंटू 5 5। अच्छा 5 इंटू 5 में मैंने 15 लिख दिया, किसी ने बताया भी नहीं, 7 लिख दिया था अभी मैंने। 5 इंटू 3 फिर से 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो सिंपल ही है, बस उसका रिमाइंडर हम लिख देते हैं रिजल्ट में, तो ये कम्यूट करती है मल्टीप्लीकेशन आपस में। 5 इंटू 5 बताना क्या आएगा, 5 इंटू 5 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 है। 3 इंटू 7 क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, सॉरी 8 से डिवाइड करना है तो ये 5 आ जाएगा। 5 इंटू 7 क्या आ जाएगा 35। 35 को 8 से डिवाइड करना है, मतलब 3। 7 इंटू 3 निकाल चुके हैं हम, 5 था। 7 इंटू 5 भी निकाल चुके हैं, क्या है 3 है। और लास्ट 7 इंटू 7 49। 49 मतलब 8 से डिवाइड करने पर 1 आएगा रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम क्या देखते हैं, देखो क्लोजर देखने के लिए आपको बस ये देखना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे उस सेट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उस सेट से बाहर तो नहीं आ रहा है कोई। मॉड्यूलो ऑपरेशन लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड कर जाती है। तो देखो 1 3 5 7 ही आ रही है सारी एंट्रीज, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोजर। एसोसिएटिव होल्ड करेगा क्या, ये टेबल से ही चेक कर सकते हो आप। एसोसिएटिव का सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ए इंटू बी इंटू सी करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ए इंटू बी इंटू सी कर रहे हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। आइडेंटिटी की बात अगर हम करें तो आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी, ऐसा एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने से सेम एलिमेंट आ रहे हो। मतलब अगर हम इस टेबल में देखें तो फर्स्ट रो क्या है, सेम आ रही है, हमें वो रो देखनी है जो सेम आ रही हो, ठीक है, एज इट इज़ आ रही हो। मतलब 1 3 5 7 इस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स लिखे थे, यहाँ पे भी कैसे लिखे थे 1 3 5 7। तो इसी ऑर्डर में जो रो और कॉलम आ रहा है आप उसको देखोगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरसेक्शन में आपको एलिमेंट दिखेगा 1 1, यहाँ पे 1 और 1 दिख रहा है, मतलब दैट इज़ द आइडेंटिटी। क्योंकि इस रो और कॉलम में सब कुछ अनचेंज्ड है। तो अनचेंज किस वजह से है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऑपरेशन लगा रहे हो उसी एलिमेंट की वजह से सब कुछ अनचेंज्ड है। 1 इंटू 1 इंटू 3 किया 1 3 आ गया, 1 इंटू 5 किया 5 आ गया, 1 इंटू 7 किया 7 आ गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी। और इन्वर्स की अगर हम बात करें, इन्वर्स कैसे निकलेगा, इन्वर्स आइडेंटिटी अगर आपको पता चल गई कि 1 है उसकी आइडेंटिटी है तो उसको हाईलाइट कर लो। हर एलिमेंट का इन्वर्स निकालना बड़ा इजी है। 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखो ज़रा 1 का इन्वर्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखा जाएगा, 3 का इन्वर्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखा जाएगा, 5 का इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, 7 का इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 1 का इन्वर्स वो खुद ही है, आइडेंटिटी का इन्वर्स हमेशा आइडेंटिटी ही होती है। 3 का इन्वर्स क्या है, ठीक, बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ कि जग रहे हो कि सो गए, तो इतनी देर में जवाब आता है। 5 का इन्वर्स क्या है, फिर से दिख रहा है 5 है। 7 का इन्वर्स क्या है 7। तो इसका मतलब सारे एक दूसरे के खुद के ही इन्वर्स हैं, ठीक है। 1 का इन्वर्स 1 हो गया, 3 का इन्वर्स 3 हो गया, 5 का इन्वर्स 5 हो गया, 7 का इन्वर्स 7 हो गया। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है दूसरे फेज़ में, कि मैंने कल आपको फाई एन बताया था। अब मैं उस जो फाई एन जिसकी कार्डिनैलिटी था,
मतलब यूएन की कार्डिनैलिटी ही तो फाई एन बन रहा था। इस चीज़ को ध्यान से देखना, फाई एन इज इक्वल्स टू द कार्डिनैलिटी ऑफ यूएन। तो जो यूएन की कार्डिनैलिटी बन रहा था वही तो फाई एन था। तो यूएन जो सेट बना, उस सेट को मैंने देखा कि क्या वो ग्रुप बन रहा है। मैंने उसमें कंपोजिशन टेबल बना के सारी प्रॉपर्टीज चेक कर ली। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा था, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई, क्लोजर हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ U8 इज अ ग्रुप? ग्रुप, ठीक है, हाँ मैम। अंडर क्रॉस 8। तो UN इज अ ग्रुप, वैसे जनरलाइज्ड तरीका है ये कि UN भी एक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है, इट इज अ ग्रुप। आप किसी के लिए भी चेक कर सकते हो। आपका होमवर्क ये है कि आप U5 को चेक करके आओ, आप U12 को चेक करके आओ, और आप चेक करके आओ U21 को चेक करके आओ। क्या इनकी टेबल बनानी है आपको, और CAII प्रॉपर्टीज चेक करनी है। ठीक है, मैम होल्ड करेगा ये चारों प्रॉपर्टीज? लेकिन आपको चेक करना है मैनुअली। पता सबको है क्योंकि मैंने लिख दिया है कि वो ग्रुप है, सबको पता है होल्ड करेगा, लेकिन आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। इनकी कार्डिनैलिटी निकालना सेट्स की। ठीक है, ग्रुप की वैसे जो तो कार्डिनैलिटी मैम होती है 5 उसको ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है बोला जाता है। कोई कुछ कह रहा है? ये आपको करके आना है, और करके आना नहीं है, मुझे व्हाट्सएप पे क्लास से पहले इसका वो भेजना है, क्लास से 1 घंटा पहले मिनिमम। हाँ मैम। इसका लिखा हुआ आपकी टेबल तीनों की बनी हुई देखनी है मुझे। ठीक है, और नीचे रिजल्ट भी लिखना कि क्या आपको समझ में आया, क्या ये ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा, क्या है। ठीक है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो गया। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी आपको पता ही है क्या होती है, फाई एन होती है। अब वैसे सेट नहीं है, अब ये ग्रुप बन गया है, तो ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कार्डिनैलिटी नहीं बोलते, उनको स्पेसिफिकली ऑर्डर ऑफ द ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर में इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली क्लासेस में आएंगी। ठीक है, तो आप उसको करना। अच्छा, एक और चीज़ आपको चेक करके आनी है इसके साथ साथ, इसको नोट कर लिया होगा आपने। इनके साथ ये भी चेक करना, Z5 Z9 इनकी कंपोजिशन टेबल कैसे बनाओगे। एडिशन में बनाओगे। Z5 का ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन मॉड्यूलो 5, मतलब कि इसके दो एलिमेंट्स लो, 2 और 4, दो एलिमेंट्स ले लिए, इनको ऐड किया तो क्या आता है 6 जो ऐड करने के बाद एलिमेंट आएगा उस पर हम एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाएंगे, मतलब 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर चेक करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है 1, तो 2 + 4 कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके हम एडिशन मॉड्यूलो 5 कर रहे थे, मॉड्यूलो जो भी था, मॉड्यूलो n था, यहाँ पे हम एडिशन करके वही मॉड्यूलो कर रहे हैं। ठीक है, तो Z9 में क्या है ऑपरेशन? एडिशन मॉड्यूलो 9। इनकी भी आप टेबल बना के आएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, चलो Z9 से थोड़ा छोटा दे देती हूँ, Z3 चेक कर लेना। ठीक है, काम कम हो गया आपका, सब कुछ करना है आपको। देखती हूँ कौन कौन भेजता है होमवर्क। इससे पहले भी होमवर्क दे रखा है। अब क्या करें हम? अब हम करते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। ये भी आपका ग्रुप थ्योरी में काफ़ी यूज होने वाला है। कल हमने फाई n पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। आप लोग कोई मोटिवेशनल सेशन चाहते हो क्या? आज कोई ग्रुप में पूछ रहा था, मतलब वो जो दूसरा ग्रुप है उसमें, कि कोई सेशन कब होगा। कुछ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही सेशन रखते हैं आने वाले हफ्ते में।
हमें ये पढ़ना है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर n। ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? टाउ n से। जैसे कि कोई नंबर है, लेट्स से 4। 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 स्क्वायर करके लिख सकते हो ना। इसके डिवाइजर्स कितने कितने हैं? कौन कौन से डिवाइजर्स हैं इसके? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, और एक 2 स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 81 के पूछूं आपसे, कितने डिवाइजर्स हैं इसके? बताओगे? जल्दी बताओ। 3 होगा मैम। 81 के 3 होंगे। कौन मैम कौन? एक 3 होगा डिवाइजर। 1 3 हम्म 9 3 का 81 स्क्वायर, हम्म 3 का क्यूब, 3 पावर 4। टोटल कितने हो गए? जितनी पावर थी उससे एक ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 1 से लेकर 4 तक तो है ही है, 3 की पावर 0 भी है। यहाँ पे पावर 2 3, उससे एक ज़्यादा हो रहा है, तो जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा डिवाइजर्स हो रहे हैं। ये तो केस किसका बन गया कि पावर वाला कोई नंबर हो गया। मान लो मैंने कुछ अलग दे दिया आपको, 15 दे दिया, इसको आप लिखोगे 3 × 5। अब ये तो वैसा केस नहीं है, इसमें तो कुछ अलग होगा। तो इसमें क्या होगा? 3 रेज़ टू पावर 135। 5। हाँ, 135 15 यही होंगे ना। इसको बस मैं लिखने का तरीका चेंज कर रही हूँ। 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, एक तो ये हो जाएगा। 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, एक ये हो जाएगा। एक 3 की पावर 0, 5 की 1 हो जाएगा। एक 3 की 1, 5 की 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 5 15 कितने आए? 4 आए। मतलब 2 तो इसकी वजह से आए और 2 इसकी वजह से आए, है ना। अगर मैंने आपको दिया होता 45, 3 स्क्वायर इंटू 5 की 1, तो अब कितने आते ज़रा बताना। 1 आता, 3 आता, 3 स्क्वायर आता, 5 आता, 3 × 5 आता, और कौन सा आता? 5 × और 9। 3 स्क्वायर 5 3 स्क्वायर 5 आता। यानी कि 3 0 5 0, 3 1 5 0, 3 2 5 0, 3 0 5 1, 3 1 5 1, 3 2 5 1। इस तरीके से आता। कितने हो गए? 6 हो गए। तो यानी कि जितने इसके हैं टोटल 3 हैं, और इसके कितने हैं? टोटल 2 हैं। 3 × 2, मतलब इसके इसकी पावर से एक ज़्यादा है और इसके इसकी पावर से एक ज़्यादा है, तो कितने हो गए? 3 × 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के साथ हम, मतलब 3 की पावर 0 के साथ आप हर एक केस ले रहे हो उसका, 5 की पावर 0 भी ले रहे हो और 5 की पावर 1 भी ले रहे हो। इसी तरीके से 5 के साथ आप 3 के सारे केसेस कंसिडर कर रहे हो, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। 3 उसके, 2 उसके, 3 2 जा 6 टोटल। तो ये फॉर्मूला कैसे बना? अगर मैं इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर दूं आपके लिए, मान लो मैंने आपसे 60 पूछ लिया होता, जरा बताना इसके कितने होते हैं? 12 पंचे 60, 2 स्क्वायर 3 × 5 ऐसे होगा, है ना। तो इसके कितने हो जाते? 3 इसके होते, 2 इसके होते, 12 होता है। और 2 इसके होते, तो कितने हो जाते? 12। तो टाउ ऑफ 60 कितना आ जाता? 12 आ जाता। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है देखो, इससे आप कभी भूलोगे नहीं। P1 रेज़ टू पावर R1, P2 रेज़ टू पावर R2। ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम किसी नंबर की कर लें, Pn लिख लेते हैं, Pm रेज़ टू पावर Rn, ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर की कर लें, तो इसके टाउ ऑफ n कितना आएगा? इसकी पावर से एक ज़्यादा, क्योंकि 1 भी इंक्लूड होता है ना, R1 + 1, R2 + 1 एंड सो ऑन। कब तक चलेगा ये? Rm + 1। मल्टीप्लिकेशन है सबकी, ठीक बा।
टाउ ऑफ 100 निकालो, फाई ऑफ 100 भी निकालो। टाउ ऑफ 90 निकालो और फाई ऑफ 90 निकालो। मैम टाउ ऑफ 100 तो आएगा 9 और टाउ ऑफ 90 आएगा 12। हाँ 540 आएगा और 90 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? ये सबका हो गया। और 3 स्क्वायर 2 into 3 square into 5। 2 into 3 स्क्वायर इंटू 5। इसका टाउ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी पावर में एक ऐड किया 2, इसकी पावर में एक ऐड किया 3, इसकी पावर में एक ऐड किया, कितना आएगा? 2, तो 12 आ गया। 590 के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, फाई ऑफ 2 देखेंगे इंटू फाई ऑफ 3 स्क्वायर देखेंगे इंटू फाई ऑफ 5 देखेंगे। फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। 1 इंटू 6 इंटू 4, 24 आ रहा है। यस मैम। हाँ 24 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना था आपको। अब सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन की बात करें, मतलब टाउ एन। पहले हमने फाई एन पढ़ा, फिर सम देखा इसका, मतलब अप टू जो भी एन से डिवाइड, मतलब पहले तो नंबर ऑफ जीसीडी वन, नंबर ऑफ को प्राइम्स देख लिए, फिर उनका सम देखा तो वो क्या आता है n/2 फाई एन। फिर अब टाउ एन देखा और नंबर, ये थे नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। अब देख रहे हैं सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, उसकी नोटेशन है सिग्मा एन। वो कैसे निकलेगा उस पर भी इंट्यूशन देख लो। मान लो कि टाउ ऑफ पी रेज टू पावर आर कर रहे हैं हम, टाउ ऑफ पी रेज टू पावर आर, सॉरी क्या हो गया ये, एक मिनट रुकना, पता नहीं क्या हो गया है। It's not working. एक मिनट रुकना है, वन नोट थोड़ा सा हैंग कर रहा है। मैम पेन थक गया है। नहीं पेन नहीं, वन नोट थक गया। अब तो दिख रहा होगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। बस ये टॉपिक है, इसके बाद डीएन वाला तो मैं कल ही कराऊंगी क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। डायहेड्रल में मजा आएगा आपको करके, ये बात पक्की है। दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। कैसी स्क्रीन है? ब्लैक ब्लैक? यस मैम। ठीक है, मतलब सही दिख रही है। तो फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन पे आते हैं। देखो P1 रेज टू R1, P2 रेज टू R2,
एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख रहे थे हम इसको, पी एम रेज टू आर एम, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लो हाँ, जैसे कोई नंबर है पी रेज टू पावर आर, ठीक है, इसके डिवाइजर्स क्या क्या निकाले हमने, 1 निकाला, पी निकाला, पी स्क्वायर निकाला, एंड सो ऑन, कितने निकाल लिए, पी रेज टू पावर आर। अब ये जो डिवाइजर्स आए हैं ना, मतलब पी रेज टू पावर आर के डिवाइजर्स, तो हाउ मेनी डिवाइजर्स, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि कितने डिवाइजर्स हैं टाउ ऑफ पी रेज टू पावर आर के, आपने R बोला plus आर 1. प्लस 1। अब हमें निकालना है ये जो डिवाइजर्स हैं इन सब का सम क्या है। सिग्मा एन मीन्स द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, हर चीज नोट्स में लिखी हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है। सिग्मा एन मीन्स दी इनका सम, मतलब कि 1 प्लस पी स्क्वायर सो ऑन पी रेज टू पावर आर तक, इन सब का सम। अब आपको जीपी आती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आती है आपको, यस मैम। तो बस अब पता ही है आपको, पी तो 1 से बड़ा ही होगा, पी प्राइम नंबर है, 1 से बड़ा ही होगा, तो वो जीपी का वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पी रेज टू पावर आर प्लस 1 माइनस 1 वाला बाय पी माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि नंबर आपका पी रेज टू पावर आर टाइप का होगा, मैंने पहले भी बताया था आपका नंबर कैसा हो सकता है, मल्टीपल ऑफ, मतलब इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, नंबर इस टाइप का होगा तो इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन है उसका सम मैंने अभी निकाल के दिखाया किस टाइप का होता है, पी वन रेज टू पावर आर वन प्लस 1 जीपी यूज करके माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी वन माइनस 1, ठीक है। इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम कितना हो जाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके रख देंगे, ठीक है। सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस, सबके क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R2 प्लस 1 माइनस 1 P2 माइनस 1। सेम लॉजिक लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, पहले भी हमने क्यों मल्टीप्लिकेशन किया था, क्योंकि सब आपस में इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे भी वही बात है, पी एम रेज टू पावर आर एम प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी एम माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा एन, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब मान लो आपको सिग्मा 100 निकालना था, कैसे निकालते बताना जरा। पहले तो 100 को पहले इसको पहले इसको ब्रेक करेंगे मैम, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 की पावर, देखो 2 ऐसे ही रख दो, 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी नंबर था बेस में वो उसका माइनस 1, बहुत आसान है। 5 के पावर 2 प्लस 1 और अलग से माइनस 1, तो 5 माइनस 1, तो ये जो भी आंसर आएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 42, क्योंकि पहला वाला क्या आ रहा है, 8 माइनस 1 7 बाय 1 इंटू 6 124 बाय 4 आ रहा है, अरे बाप रे 124 थोड़ी आ रहा है, 24 आ रहा है, तो ये 42 आ जाएगा। अब मुझे जल्दी से निकाल के बता दो, जो निकाल देगा मैम 124 ही आएगा ना। हाँ मैम। अच्छा ऐसा है क्या, 100 ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 2 जा 4 5 5 जा 100, अच्छा ठीक है 124, मैंने आंसर देख लिया ना नोटबुक में इसलिए गड़बड़ हो गई। 31 आएगा फिर तो ये आ जाएगा 217, ठीक है। अब मुझे 86 का निकाल के दिखाओ, जो निकाल देगा उसकी छुट्टी। कल हम डाईहेड्रल पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट,
कल तो क्या मैम ये जीपी मैम आप थोड़ा रिपीट कीजिए मैम, जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का सम क्या होता है? जी मैम। मान लो आपको कोई ऐसी सीरीज दे रखी है, वैसे तो सीरीज इस टाइप की होती है, जनरल जीपी सीरीज। 12th का बेस आप लोग स्ट्रॉन्ग करो। मैम उसका तो लेकिन a इंटू 1 माइनस r रेज पावर n। ऐसा कुछ होता है? ये जीपी है ना, इसका सम क्या होता है? ए इंटू ए कॉमन आ जाता है, ये तो सब में कॉमन आ रहा है, तो पहले ही कॉमन ले लो। अब ये जो आर रेस्ट पावर 0 से n तक होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आर रेस्ट पावर n प्लस 1 माइनस 1, प्रोवाइडेड मैं वो केस करा रही हूँ जिसमें मॉड आर ग्रेटर देन 1 है, तो आर माइनस 1 होता है उस केस में। आर रेस्ट पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, नहीं तो क्या हो जाता है दूसरे केस में, मॉड आर लेस देन 1 के केस में, ए इंटू 1 माइनस आर की n प्लस 1 बाय 1 माइनस आर, ऐसा कुछ होता है। मैम ए बाय में r-1 किस केस में होता है? बताओ किस केस में होना चाहिए? ये चीज़ कब गायब हो जाएगी, या फिर मैं बोलूँ ये चीज़ कब गायब हो जाएगी? जब 1 होगा। जब ये 0 हो जाएगा तभी गायब होगा ना, आर की पावर n प्लस 1 जब 0 होगा। वो कब होता है, जब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है। जब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होगा, मतलब कि बहुत सारी टर्म्स होंगी, मतलब ये इनफाइनाइट जीपी जब बन जाएगी, तब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होगा, और r का मॉड लेस देन 1 है, तो समथिंग लेस देन 1 की पावर आप n प्लस 1 रेज करोगे, इन्फिनिटी पे जाओगे, तो r जो लेस देन 1 है, तो ये चीज़ 0 बन जाती थी। इसी फॉर्मूले से वो डिराइव हुआ इनफाइनाइट जीपी का सम। ठीक है, चले, जी मैम। क्लियर सबको? मैंने आप यस लोगों मैम। को सिग्मा 80 निकालने को बोला था, पता नहीं टाउ 132। सिग्मा 80 निकालना था, टाउ 80 तो नहीं निकालना। हाँ आपने क्वेश्चन 132 होगा 80 था कि 86 था? 80 था, मैम, 86 था। 86 था, चलो 86 निकाला है। चलो मैं करके देखती हूँ, तब तक बाकी सबका हो गया। मैम मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। ये आ रहा है, एक सेकेंड, 2 नो मैम। अब आ रहा है। यस मैम। सिग्मा ऑफ दिस निकालना है आपको। 5537 आया है मैम मेरा तो। अच्छा, 43 स्क्वायर माइनस 1 बाय 43 माइनस 1, राइट, 3 बाय 1 बाय 42, नो मैम गलती हो गई मेरी। समथिंग बाय 14 आएगा, वो 43 का स्क्वायर क्या आ रहा नहीं है? मैम, आपने वो 43 माइनस 1। 1849 माइनस 1। अच्छा, 1848, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ मैम, वो 43 माइनस 1 और 43 प्लस 1 कर दीजिए, उसके बाद कर दीजिए ऊपर नीचे। हाँ, 43 माइनस 1 43 प्लस 1, तो 44 इंटू में जो इधर आ रहा था 44 इंटू 3, हाँ फिर तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास मैम कल के लिए टेस्ट के लिए तैयारी करो। हाँ, एक हमें जब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है, जैसे a8+3 आइटा दिया हुआ है, तो इसका हमें रूट फाइंड करना हो, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 8+3 आइटा। इसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मान लो, x प्लस आई वाई, मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स ही आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, x और y की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से, है ना? ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा, तो x और y निकालना चाहते हो आप,
ऐसे ही किया था। मैम लेकिन ऐसे ही था कि find the square root of 8 plus 3 आटा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो भी आएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2xy इज इक्वल टू 3। ऑप्शन थे वहां पर कि नहीं थे? हे मैम। तो बस एक्स और वाई यहाँ पे कुछ ना कुछ ए और बी आया होगा। मान लो 14 आया, मतलब एक्स और वाई निकालना है ना आपको। एक्स और वाई पुट करके बस यहाँ देख लेना, अगर ऑप्शन है तो बस जो भी ऑप्शन में मान लो एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 7 दे रखा है, पुट करो, चेक करो क्या वो 8 + 3 आ रहा है तो वही ऑप्शन करेक्ट, नहीं तो अगले ऑप्शन पे चले जाओ। हर चीज़ को पूरा सॉल्व करने की थोड़ी ज़रूरत होती है एग्जाम में, ऑप्शन होते ही इसलिए कि आपका आधा क्वेश्चन उन्हीं से हो जाए। बस आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वो वैल्यूज पुट करनी है, उधर तो पुट भी नहीं करनी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है तब उधर चेक करना है 2xy। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अगर 8 आ ही नहीं रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर आगे चेक ही क्यों करना। पल्ले पे गई बात। यस मैम, मैं ना कल आपको क्वेश्चन भेजूंगी, वो कुछ और टाइप से था। अच्छा ठीक है, भेज देना। चलो फिर आज के लिए इतना ही। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप लोगों के, एग्ज़ाम के लिए